नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। उस चैप्टर का नाम जो है वो है सांतत्यता एवं अवकलनीयता। ये हमारी क्लास 12th का 6th चैप्टर है। अब सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे और वह है हमारी सांतत्यता। सांतत्यता का मतलब होता है अगर किसी फलन के संतत होने का अपने आप में यह अर्थ होता है। मान लीजिए हमारे पास एक कोई फलन है y बराबर एफ ऑफ एक्स। अब इसमें समझिएगा, यहां पर x जो होता है यह एक चर राशि है, ठीक है। और यह चर राशि जो है उसे हम बोलते हैं स्वतंत्र चर राशि, क्योंकि हम यहां पर x का स्वतंत्रता से कोई भी मान रख सकते हैं। लेकिन यहां पर y भी एक चर राशि है, लेकिन यह चर राशि स्वतंत्र नहीं है ना। इसे हम बोलेंगे आश्रित चर राशि। क्या बोलेंगे? आश्रित या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम x के मान को परिवर्तित करते जाएंगे वैसे ही y के मान में भी परिवर्तन आएगा। इसका मतलब यह है कि y पूरी तरीके से निर्भर कर रहा है किस राशि पर? x राशि पर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि y एक ऐसी राशि है जो पूरी तरीके से x पर निर्भर कर रही है, अर्थात हम इसे बोलते हैं आश्रित चर। और x के वह सभी संभव मान जो हम स्वयं से रख सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से रख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं स्वतंत्र चर राशि। अब समझना कि किसी भी फलन के लिए या फिर किसी भी वक्र के लिए अगर हमारा वह वक्र या फिर फलन एक संतत फलन है तो उसका क्या कंडीशन होती है, उसकी क्या शर्तें होती है। तो हम मानते हैं कि माना y बराबर एफ ऑफ एक्स क्या है? एक वास्तविक मान फलन है। वास्तविक मान फलन इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि जो मान हम x के स्थान पर रखेंगे वो सारे के सारे वास्तविक मान रखेंगे, तभी हम इसका वास्तविक तल पर एक वक्र बना सकेंगे। यदि यह मान वास्तविक नहीं होंगे तो हमने क्लास 11th में एक आर्गेंट तल के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि x अक्ष में सारे वास्तविक मान होते हैं और y अक्ष में हम आयोटा अर्थात काल्पनिक मानों को लेते हैं। तो हम यहां पर केवल एक वास्तविक मान फलन की बात करेंगे जो कि हमारा y बराबर एफ ऑफ एक्स है। माना y बराबर एफ ऑफ एक्स एक वास्तविक मान फलन है। इस फलन के संतत होने हेतु कोई भी x का मान ऐसा ना हो या ऐसा परिभाषित ना हो, परिभाषित या फिर हम बोल सकते हैं अस्तित्व में, अस्तित्व में न हो, जिस हेतु फलन किसी बिंदु पर बाधित या फिर हम बोल सकते हैं असतत या फिर बोल सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित हो। अब समझिएगा, परिभाषा थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। देखिएगा, ऐसा कोई भी x का मान परिभाषित नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जिसके लिए y बराबर एफ ऑफ एक्स जो है वह कहीं पर बाधित हो या फिर असतत हो या फिर अपरिभाषित हो। कहने का मतलब है यदि हम किसी फलन को किसी प्रांत में परिभाषित करें तो उस प्रांत के सभी बिंदुओं पर वह फलन एकदम सतत होना चाहिए, कहीं पर भी टूटना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा बिंदु अस्तित्व में नहीं होना चाहिए जिस हेतु वह फलन क्या हो? अपरिभाषित हो। तो अब मैं यहां पर एक वक्र की सहायता से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिएगा, यहां से हम मान लीजिए कुछ इस तरीके से निर्देशीय अक्षों को ले लेते हैं। निर्देशीय अक्षों में यह
वक्र आप देखना भाई, है ना, ये वक्र, मान लीजिए हमने ए बिंदु से बी बिंदु तक इस फलन को यहां पर परिभाषित किया, ठीक है। तो जैसे ही ए बिंदु से बी बिंदु तक मैंने वक्र को बनाया, तो देखिए मैं मार्कर की निब को नहीं उठा रहा हूं, फिर से ही वक्र इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि जब कभी भी वक्र को बनाते वक्त कभी भी मार्कर, पेन या पेंसिल की निब को नहीं उठाया जाए, तो उस केस में उस वक्र को हम क्या बोलते हैं, सतत फलन बोल सकते हैं। यदि यह फलन हमारे पास y बराबर एफ ऑफ एक्स है, तो हम बोल सकते हैं कि y बराबर एफ ऑफ एक्स फलन जो है वह अंतराल a से b में, अंतराल a से b हेतु सतत है, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसा बिंदु नहीं आ रहा है जहां पर फलन टूट रहा है या अपरिभाषित हो रहा है या कहीं पे वक्र गायब है, ठीक है। यदि मैं कुछ इस तरीके से किसी वक्र को बनाऊं, है ना, देखिएगा, मान लीजिए हम निर्देशीय अक्ष ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, और हम किसी वक्र को बनाएं, यहां पे बनाया, फिर यहां से इस तरीके से बनाया, तो आप देख सकते हो कि इस बिंदु से इस बिंदु तक वक्र गायब है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यह कौन सा फलन है, यह असतत फलन है, यह असतत फलन है, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि यहां पर फलन जो है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं टूट रहा है, यहां पर फलन अस्तित्व में नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। तो फलन का वक्र अगर दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये बिंदु जो है यह इस फलन को असतत बना रहे हैं, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब असांतत्य के बिंदु, असांतत्य के बिंदु, ठीक है। जिन बिंदुओं पर फलन टूटता है उसे क्या बोलते हैं, असांतत्य के बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो नोट करके हम लिख लेते हैं, जिन बिंदु या बिंदुओं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बिंदुओं पर फलन का वक्र या फलन टूटता है, फलन का वक्र टूटता है या ब्रेक होता है, उसे क्या बोलते हैं, असांतत्य का बिंदु कहते हैं, ठीक है। उसे असांतत्य के बिंदु कहते हैं, ठीक है जी, बात समझ में आ रही होगी। लेकिन गणित में हम इसको किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, कैसे दर्शाएंगे कि दिया गया फलन संतत है या फिर असंतत है, तो देखिएगा यहां पर हम देखते हैं, y बराबर एफ ऑफ एक्स के संतत होने हेतु आवश्यक शर्तें, ठीक है। अब ये शर्तें क्या है हम देखते हैं। पहली शर्त, यदि y बराबर एफ ऑफ एक्स x बराबर c पर या a पर ले लेते हैं, a पर संतत फलन है, तो पहली कंडीशन आती है कि x बराबर a पर y बराबर एफ ऑफ एक्स की सीमाएं परिभाषित होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स जो है यह अस्तित्व में होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, अस्तित्व में होना चाहिए। यदि यह अस्तित्व में नहीं होगा तो हमारी पहली कंडीशन असंतुष्ट हो जाएगी और दिया गया फलन संतत फलन की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स का जो मान है वह फलन के बिंदु x बराबर a पर
या फिर एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। पहली चीज ये अस्तित्व में होनी चाहिए, दूसरा इन दोनों का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर a पर f ऑफ x क्या है, संतत है। ठीक है, संतत है। क्लियर है भाई सभी को? अब सुनिएगा, इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं तो आपको चीजें और समझ में आएगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमारे पास एक फलन है f ऑफ x बराबर, ये हम ले लेते हैं 3x प्लस 4 की x बराबर 2 पर सातत्य की जांच की, सातत्य की जांच है ना, ये हमें करनी है। अब देखिएगा बच्चों कि किसी फलन की सातत्य की जांच करनी है तो उसके दो स्टेप होते हैं। पहले उस बिंदु पर फलन की सीमा का मान ज्ञात करते हैं और दूसरा उस फलन का उस दिए गए बिंदु पर भी मान ज्ञात करते हैं। यदि यह दो मान आपस में बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन दिए गए उस बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। तो हम यहां पर हमारा हल प्रारंभ करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक फलन दे रखा है f ऑफ x बराबर 3x प्लस 4। ठीक है, इसकी x बराबर 2 पर हमें क्या करनी है, सातत्य की जांच करनी है, सातत्य की जांच हेतु। ठीक है, अब देखिएगा इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके हम क्या कर देंगे, यहां पर दो भाग कर देंगे। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू बिंदु 2 दे रखा है और f ऑफ x। ठीक है, अब f ऑफ x का मान हमें क्या दे रखा है, f ऑफ x हमें दे रखा है, चूंकि हम जानते हैं f ऑफ x का मान हमें 3x प्लस 4 दे रखा है, तो हम लिमिट में भी फलन का मान रख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3x प्लस 4। अब आपको क्लास 11th में ये बताया गया होगा कि जब कभी भी आपको सीमा का मान ज्ञात करना है और दिया गया फलन उस सीमा वाले बिंदु पर नहीं टूट रहा है तो हम सीधा x के स्थान पर उस दिए गए फलन का मान रख देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि दिए गए बिंदु पर फलन के सीमा के अस्तित्व की शंका होती है तो हम क्या करते हैं, इसके LHL और RHL को लेते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही इसका मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट मान रखोगे तो कितना आएगा, 3 गुणा 2 प्लस का 4, तो ये 6 प्लस का 4, तो हमें क्या मिल जाएगा, 10। तो हमारे पास लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 f ऑफ x का जो मान आया है वो हमारे पास आया है 10 के बराबर। ठीक है, अब यहां पर हम फलन का मान ज्ञात करते हैं f ऑफ 2 कितना आएगा। ठीक है, चूंकि हमें f ऑफ x का मान दे रखा है किसके बराबर, 3x प्लस 4 के बराबर दे रखा है, तो f ऑफ 2 कितना होगा, 3 गुणा 2 प्लस का 4, तो ये 6 प्लस 4 हमें कितना देगा, 10 के बराबर देगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 f ऑफ x का मान f ऑफ 2 के बराबर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 2 पर क्या होगा, संतत होगा। अतः f ऑफ x जो है वह x बराबर 2 पर क्या है, संतत है, x बराबर 2 पर संतत है। ठीक है, क्लियर है भाई? अब इसमें हो क्या रहा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए हमारा जो फलन है वो f ऑफ x बराबर 3x प्लस 4 एक सरल रेखा को निरूपित कर रहा है। ठीक है, किसको निरूपित कर रहा है, सरल रेखा को, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि क्या चीज हो रही है। देखिए हम यहां पर एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो 3x प्लस 4 कुछ वक्र जो होगा वो x बराबर 0 पे y का मान कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो x बराबर 0 पर y का मान मतलब ये 0,4 और y बराबर 0 पे कुछ ऐसा, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो कोई वक्र है f ऑफ x बराबर कितना है, 3x प्लस 4 है, वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, हमने मान किस पर ज्ञात करना है, हमने मान ज्ञात करना है x बराबर 2 पर। तो मान लीजिए कि 2,0 कुछ यहां पर है। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं कि 2,0 पर यहां पर इस फलन की सीमा का मान
अब आप खुद देख सकते हैं कि इस वक्र को बनाने में मुझे कहीं पे भी मार्कर को उठाना नहीं पड़ा, दिया गया फलन किसी बिंदु पर टूट नहीं रहा है, सीधा एक वक्र दिखाई दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 2 पर, अब आप खुद देख सकते हो 2 की बजाय अगर हम 3 भी ले लेते या फिर हम 1 भी ले लेते तो इन सभी बिंदुओं पर यह फलन क्या होगा, संतत फलन होगा, क्योंकि इस फलन की सीमा का मान मतलब बाई सीमा, दाई सीमा और f(2) तीनों का मान ही क्या आएगा, आपस में बराबर आएगा, तो दिया गया फलन क्या हो जाएगा, संतत फलन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीमा हम इसलिए चेक करते हैं कि काफी बार क्या होता है कि एक कोई वक्र दे रखा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो LHL कुछ और आ रहा है, RHL कुछ और आ रहा है, तो LHL और RHL अगर अलग अलग आ जाएंगे तो दिया गया फलन संतत फलन नहीं कहलाएगा। इसलिए हमें इस फलन की सीमा का मान भी चेक करना होता है और दिए गए बिंदु का मान, दिए गए बिंदु पर भी मान चेक करना होता है। यदि वो दोनों बराबर आ जाते तो दिया गया फलन क्या हो जाता है, संतत फलन हो जाता है। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मान लीजिए हम एक वक्र ले लेते हैं f(x) बराबर x²। ठीक है, हमने ये वक्र ले लिया। अब थोड़ा सा इसे गौर से देखिएगा, इस वक्र में यहां पर अगर हम इस वक्र को बनाना चाहें, है ना, अगर वक्र को बनाना चाहें तो कुछ वक्र हैं, हमारा ऐसा बनेगा ये f(x) बराबर x², है ना, कुछ ऐसा बनेगा। अपर पैराबोला टाइप, है ना। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस वक्र को बनाने के लिए मुझे मार्कर की निब को नहीं उठाना पड़ा। अगर मैं बोलूं x बराबर 0 पर क्या फलन संतत है, बिल्कुल 0 से बड़े मान, जस्ट छोटे मान और f(0) का मान आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। और कोई बिंदु ले, मान लो 1,0 लिया तो यहां पर भी आपका फलन जस्ट राइट मोस्ट पॉइंट, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट और f(1) का मान आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यह फलन कौन सा फलन है, यह फलन एक संतत फलन है। ठीक है जी, यह फलन संतत फलन है। यह तो चेक करना हुआ ग्राफ से, और दूसरा एनालिटिकल मेथड मैंने आपको बता दिया, लिमिट का मान फलन के दिए गए बिंदु के मान के बराबर, मतलब बिंदु को फलन में रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसके बराबर लिमिट का मान होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी फलन के अंतराल में सातत्य होने के क्या प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, y बराबर f(x) के अंतराल में संतत होने हेतु प्रतिबंध। ठीक है, देखिएगा हमारे पास अंतराल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विवृत अंतराल, विवृत अंतराल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर मान लीजिए x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a से b में f(x) संतत है। ठीक है, f(x) संतत है। ठीक है, तो क्या होगा, किसी बिंदु c बिलोंग्स टू a टू b हेतु यदि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू c f(x) का मान यदि f(c) के बराबर हो जाए तो दिया गया फलन क्या होगा, संतत फलन हो जाएगा। अब समझिएगा, हम a से b में ऐसे अनगिनत बिंदु होंगे जो कि इस अंतराल में पाए जाएंगे। हम एक एक बिंदु पर चेक करने की बजाय एक सार्वत्रिक बिंदु c ले लेते हैं, यूनिवर्सल पॉइंट c ले लेते हैं, जो कि c इस अंतराल a से b के प्रत्येक बिंदु को निरूपित करता है। यदि c a से b के प्रत्येक बिंदु को निरूपित करता है और हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू c, मतलब f(x) फलन का c पर सीमा का मान यदि f(c) के बराबर हो जाता है तो दिया गया फलन ओपन इंटरवल a से b में क्या होगा, संतत होगा। और इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, विवृत अंतराल लिखा है।
अगर यह विवृत की बजाय संवृत हो जाता, क्लोज इंटरवल हो जाता, तो ए और बी को भी हमें क्या करना पड़ता, सम्मिलित करना पड़ता। ठीक है, तो इसमें हम सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस क्या, संवृत अंतराल। संवृत अंतराल, ये बहुत आसान सी चीजें हैं। अंतराल मतलब ए से बी में एफ ऑफ एक्स यदि संतत फलन है तो क्या होना पड़ेगा, इसके लिए क्या कंडीशन है। सबसे पहले ए क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यह क्या होनी चाहिए, अस्तित्व में होनी चाहिए। ठीक है, अस्तित्व में होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। ठीक है, दूसरी कंडीशन, बी कंडीशन, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स अस्तित्व में होनी चाहिए। ठीक है, एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन सी क्या है कि C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए से बी हेतु लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू C एफ ऑफ एक्स का मान एफ ऑफ C के बराबर होना चाहिए। ये हमारी थर्ड कंडीशन। यह थर्ड कंडीशन वही कंडीशन है जो हमने विवृत अंतराल में देखी थी। देखो भाई, हो क्या रहा है, जब हम विवृत अंतराल की बात करते हैं तो इस ए और बी को सम्मिलित नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब अगर ए और बी को सम्मिलित नहीं किया है तो हमारा विवृत अंतराल वाला कॉन्सेप्ट तो यही है जो कि हमने अभी देखा ही है इस वाले केस में। ठीक है, अब सुनिएगा, जब हमने ए और बी को सम्मिलित कर लिया है तो इस ए पर भी चेक करेंगे और इस बी पर भी चेक करेंगे, क्योंकि ए और बी इस अंतराल में क्या है, यहां पर सम्मिलित है। अब थोड़ा ध्यान देना, ए के लिए तो करनी है दाईं सीमा, ध्यान दीजिए, ए प्लस का मतलब है दाईं सीमा, और बी के लिए करनी है बाईं सीमा। कारण समझना, कारण यह है कि जब कोई वक्र कुछ इस तरीके से परिभाषित है, ठीक है, मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये अपना क्या है, बी बिंदु है। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, है ना, अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए से बाईं की तरफ ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास ए माइनस, और ये क्या होगा, ए प्लस होगा। और ये बिंदु क्या होगा, यहां से अगर हम ले तो ये होगा हमारे पास b माइनस और ये होगा b प्लस। थोड़ा ध्यान देना, यदि मैं a के लिए a माइनस लेता हूं तो a माइनस पे तो वक्र के बाहर की तरफ बिंदु चला जाएगा। अगर a माइनस लेता हूं तो वक्र से बाहर बिंदु चला जाएगा, तो वक्र के बाहर बिंदु इस अंतराल में परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि a माइनस का मतलब क्या है, a से इधर तो अपने को लेना ही नहीं, अपने को तो a पर लेना है और a से बड़े मान के लिए जो वैल्यू है वो लेनी है। बात समझ में आ रही? ठीक है, साथ ही साथ b माइनस क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि b प्लस पर तो हम फलन से बाहर निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम फलन से बाहर नहीं निकलना, इस फलन के अंदर ही रहना, तो b माइनस हम यहां पर लेंगे, b प्लस नहीं लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स का मान जो है वो एफ ऑफ a के बराबर होना चाहिए, और यह मान एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही? इस ए बिंदु पर दाईं सीमा का मान एफ ऑफ ए के बराबर और बी बिंदु पर बाईं सीमा का मान एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यदि यह कंडीशन संतुष्ट होती है तो दिया गया फलन जो होगा इस दिए गए अंतराल में क्या होगा, संतत फलन हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एफ ऑफ एक्स बराबर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब हमें बोला जाता है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 3 हेतु सातत्य की जांच करनी। ठीक है, अब देखिएगा, इस पूरे क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट लेने पड़ेंगे। 3 पार्ट कैसे लेने पड़ेंगे, एक एक करके आपको क्लियर करता हूं मैं। ठीक है, देखिएगा, 3 पार्ट ऐसे हैं।
ठीक है। सबसे पहले x बराबर 1 पर, ठीक है, फिर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 3 हेतु, ठीक है, फिर x बराबर 3 पर, ठीक है, 1 पर ओपन इंटरवल 1 से 3 के मध्य और x बराबर 3 हेतु। तो x बराबर 1 पर हम चेक क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस f ऑफ x का मान किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ 1 के बराबर होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस, है ना, 1 प्लस में ध्यान देना f ऑफ x का मान कितना है भाई, हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा मान, कहीं 1 पर इसमें दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो हम सीधा मान रख देंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 2, तो ये अपने को मिल जाएगा 3, है ना। और f ऑफ 1 का मान निकालेंगे तो f ऑफ 1 का मान भी हमें कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी अपने को मिलेगा 3। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 और ये 3 आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस f ऑफ x का मान f ऑफ 1 के बराबर है। इसका मतलब f ऑफ x बराबर 1 पर क्या है, संतत है। उसी प्रकार से जब हम बात करेंगे x बराबर 3 है तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 माइनस लेना है भाई, ध्यान रखना है ना, f ऑफ x, ठीक है, इसका मान f ऑफ 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, संतत होने हेतु। तो हम अलग अलग मान निकाल लेते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 माइनस, ठीक है, f ऑफ x है, f ऑफ x हमारा कितना है, x स्क्वायर प्लस 2 है, x के स्थान पर 3 रखेंगे क्योंकि इसमें 3 माइनस का मतलब है 3 माइनस 3 नहीं है ना, 3 माइनस का मतलब सर पे माइनस लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है 3 से बिल्कुल मामूली सा कम मान, है ना। लेकिन यहां पर हम 3 एग्जैक्टली रख देंगे तो भी इस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 में कोई परिभाषा चेंज नहीं हो रही, न ही फंक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 कितना आएगा, 11 आएगा। यहाँ से भी हम f ऑफ 3 निकालेंगे, f ऑफ 3 का मान कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है, तो ये अपने पास 9 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इसमें भी आपके पास मान बराबर आ गए, तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 माइनस f ऑफ x का मान किसके बराबर है, f ऑफ 3 के बराबर है। तो दिया गया फलन क्या होगा, दिया गया फलन जो होगा इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम मध्य के लिए बात करेंगे ना, तो मध्य के लिए हमें एक बिंदु C लेना पड़ेगा, C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3, 1 से 3 तक के लिए। तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू C f ऑफ x का मान f ऑफ C के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू C, परिभाषा वही है x स्क्वायर प्लस का 2, तो यहाँ पर c स्क्वायर प्लस का 2 आएगा। और f ऑफ c का मान क्या आएगा, f ऑफ c का मान भी कितना आएगा, c स्क्वायर प्लस 2 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मान आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू c f ऑफ x जो है वो f ऑफ c के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर c पर संतत है, और c जो है वो अंतराल 1 से 3 को निरूपित कर रहा है, और ये अंतराल ओपन इंटरवल वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अतः हम लिख सकते हैं अतः f ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 2 जो है वह x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 3 हेतु क्या है, संतत है, ठीक है जी। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। कभी भी अंतराल दे रखा हो और क्लोज दे रखा हो, अगर ओपन दे रखा होता तो हम 1 और 3 पर नहीं ज्ञात करते, केवल बीच वाला ही भाग करते। फिर से बोल देता हूं, अगर यह छोटे वाले ब्रैकेट दे रखे होते तो ओनली बीच वाला ही करते, 1 और 3 पर ज्ञात नहीं करते, क्योंकि 1 और 3 यहां पर सम्मिलित नहीं होता, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, मामला क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ संतत फलनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, उनकी मैं आपको लिस्ट बना देता हूं, ठीक है। कुछ संतत फलन, ठीक है, जिससे आपको देखते ही पता चल जाए कि संतत फलन कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है आपके पास अचर फलन। अचर फलन मतलब कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अचर फलन जिसे हम बोलते हैं
कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अचर फलन जो होते हैं वह संतत होते हैं, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि अचर फलन में आप देख सकते हो कि अगर ये हमारे निर्देशीय अक्ष है, ठीक है, तो कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू इसमें आ जाएगी। जैसे मैं बोलूँ y बराबर k, तो आप देख सकते हो ये बिंदु किसी भी बिंदु पर टूटा हुआ नहीं है, अपना जो मान है वह बराबर दे रहा है, जैसे x के मान बढ़े या फिर घटे, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन या फिर अचर फलन जो होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, संतत फलन होते हैं, ठीक है। दूसरा मैं बात करूं क्या, बहुपद्य फलन, बहुपद्य बीजगणितीय फलन, ठीक है, बीजगणितीय फलन, यह भी क्या होते हैं, संतत फलन होते हैं, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूं। ये होता है अपने पास a0 प्लस a1x प्लस का a2x स्क्वायर प्लस a3x की पावर 3 और प्लस मामला चलता जाएगा an x की पावर n, है ना। इसमें काफ़ी सारे हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे इसमें कांस्टेंट फंक्शन भी आ सकता है, तो f ऑफ x बराबर a0 कांस्टेंट आ गया, f ऑफ x बराबर a0 प्लस का a1x, कहने का मतलब इसका कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया 3x प्लस 4, a1 का मान 3 ले लेते हैं, a0 का मान 4 ले लेते हैं। वैसे स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन भी ले सकते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ये भी क्या होगा, हमारे पास एक संतत फलन होगा। तो ये सारे के सारे संतत फलन के एग्जाम्पल है। क्यूबिक फंक्शन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हमारे पास जो संतत फलन है वो कौन से हैं, त्रिकोणमितीय फलन, लघुगणक के फलन और निरपेक्ष मान फलन, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन जैसे त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय में सारे त्रिकोणमितीय नहीं होते हैं, ठीक है, जिसमें स्पेशली एक साइन एक्स और कॉस एक्स, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, संतत फलन होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि इसका वक्र है ना, आप जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स का जो वक्र है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पर साइन एक्स का वक्र बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम कॉस एक्स का बनाएंगे, तो ये फलन जो होते हैं वो अपने प्रांत में क्या होते हैं, संतत होते हैं। हालांकि इनका प्रांत जो है वो वास्तविक संख्या ही होती है, ठीक है। तो अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से वक्र बनेगा। तो यहाँ से वक्र आप देख सकते हो, मार्कर की निब को नहीं उठाना पड़ रहा है, ठीक है। इधर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मैं माइनस अनंत से आता जाऊंगा तो सीधा ही बनता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब cos x का वक्र होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देखिए मार्कर की निब को नहीं उठाना पड़ रहा, फंक्शन जो है वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और इधर माइनस अनंत की तरफ चलता जाएगा, ठीक है। मामला ये कुछ इस तरीके से है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये अपने प्रांत में, मतलब प्रांत इनका x बिलोंग्स टू r होता है, हेतु क्या होंगे, हेतु संतत होंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहां पर कौन सा, चरघातांकी फलन। चरघातांकी जो होते हैं वो एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं f ऑफ x बराबर a टू दी पावर x, ठीक है। अब a का मान चेंज होता जाएगा तो आपका फलन जो है वो अपना अलग अलग शेप लेता रहेगा, ठीक है। मैं जनरली बता देता हूँ, ठीक है। a टू दी पावर x का जो वक्र होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये चरघातांकी फलन होता है, ठीक है। और इसी में अगर मैं e टू दी पावर x का बनाऊँ ना, तो हालांकि मैंने e टू दी पावर x का ही बनाया है, तो e टू दी पावर x का भी वक्र कुछ ऐसा ही होता है। तो ये दोनों जो फलन होते हैं वो अपने प्रांत में, प्रांत की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में ये x बिलोंग्स टू क्या होंगे, r होंगे। अब ध्यान देना, जो फलन x बिलोंग्स टू r हेतु संतत फलन होते हैं उन्हें बोलते हैं सार्वत्रिक संतत फलन। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक संतत फलन, ठीक है। सार्वत्रिक संतत फलन, जो फलन माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में क्या हो, संतत हो, वो क्या कहलाते हैं, सार्वत्रिक संतत फलन। तो आपको कोई पूछे कि a टू दी पावर x जो है कौन सा फलन है, तो कोई बोले संतत फलन है तो वो अच्छी बात है, और कोई बोले सार्वत्रिक संतत फलन है तो ये और भी प्रभावशाली बात रहेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी। कोई बोले e टू दी पावर x कौन सा फलन है तो आप सीधा क्या बोलो, सार्वत्रिक संतत फलन है, ठीक है। तो किसी को अगर जानकारी नहीं हो, है ना, तो वो एक बार से चौंक जाएगा कि भाई इस विद्यार्थी को इतना नॉलेज है कि संतत ही नहीं बता रहा बल्कि उसके साथ में उसकी विशेषता भी बता रहा है कि संतत ही नहीं, यह सार्वत्रिक संतत फलन है, यूनिवर्सल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है,
ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आता है आपका लघु गणक फलन। लघु गणक फलन, ठीक है। लघु गणक फलन जो होता है वो लॉग फंक्शन होता है। एफ ऑफ एक्स बराबर, यहां पर हम बात करते हैं लॉग एक्स की, ठीक है। तो लॉग एक्स का जो वक्र होगा कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। यह अपने प्रांत में संतत होता है। लॉग एक्स का वक्र देखो, बनाते समय मुझे मार्कर की निब नहीं उठानी पड़ रही है, ठीक है। यह माइनस अनंत और ये प्लस अनंत, ठीक है। तो ये लॉग एक्स है, यह एक्स बिलोंग्स टू 0 से अनंत के मध्य क्या है, संतत है, ठीक है। तो हम इसे सार्वत्रिक संतत नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि यह माइनस अनंत से अनंत के बीच में नहीं है, यह 0 से अनंत के बीच में। बोले सर हमें कैसा पता चलेगा कि कभी आप माइनस अनंत से अनंत अब सुनो, ये आपके पास धनात्मक एक्स अक्ष है, ये आपके पास ऋणात्मक एक्स अक्ष है, ठीक है। अब आप चेक करो ये फलन केवल और केवल पॉजिटिव एक्स अक्ष की तरफ ही है। यह जो बिंदु होता है, यह जो y अक्ष है, इसका समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। अब 0 से उधर उधर वक्र मिल रहा है, क्या इधर मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा ना, तो 0 पे टच भी नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने 0 को सम्मिलित नहीं किया। तो 0 से राइट मोस्ट में अगर आपको मिले तो आपका जो फलन होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा आपके पास 0 से लगा करके प्लस अनंत के बीच में। वैसे ही e टू दी पावर x और a टू दी पावर x, ध्यान दो ये माइनस x है और ये प्लस x है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर माइनस अनंत से प्लस अनंत की तरफ ये वक्र जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू r या माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में। तो ये आपको देखना आना चाहिए, वक्र को देखते ही पूरी उसकी कुंडली आपके सामने होनी चाहिए कि कहां तक विस्तृत है, क्या प्रांत है, क्या परिसर है और कहां पर ये संतत है, कहां पे असंतत है। तो ये सारी चीजें वक्र 1 सेकंड में आपको बता देगा, केवल मात्र आपको उसको पढ़ना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ये मामला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ असंतत फलनों, और उससे पहले एक और निरपेक्ष मान फलन, निरपेक्ष मान फलन है ना, जिसे हम मॉड फंक्शन बोलते हैं या मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं। मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन भी जो होते हैं वह संतत फलनों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। बता देता हूं यहां पर डायग्राम बना करके, और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, दिमाग में चीजें तुरंत ही बैठ जाएगी, ठीक है। ये मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन जो होता है वो वी शेप का होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ध्यान देना, यहां पर इसकी परिभाषा होती है प्लस एक्स और यहां पर इसकी परिभाषा होती है माइनस एक्स, इसीलिए हम बोलते हैं y बराबर मॉड ऑफ एक्स। और जब इसको हम तोड़ते हैं तो x का मान 0 या 0 से बड़ा और x का मान 0 से छोटा, आप खुद देख करके इसका मान बता सकते हो। 0 या 0 से बड़े के लिए आपका वक्र क्या आ रहा है, प्लस का x आ रहा है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, प्लस का x लिखेंगे। 0 से छोटे के लिए आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे। तो मैंने भी यही लिखा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर प्लस एक्स है और यहां पर एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, माइनस का एक्स है। इसको छोटा माइनस एक्स कर देते हैं, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को, वक्र को बनाते समय कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ध्यान दीजिएगा, इसके जो चचेरे मौसेरे भाई जो है वो भी क्या होंगे, संतत फलन। बात समझ मारी, मॉड एक्स में एक्स जोड़ दो, या एक्स में से मॉड ऑफ एक्स घटा दो, या एक्स में मॉड ऑफ एक्स गुणा कर दो, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस श्रेणी में आते हैं, ये सारे के सारे संतत फलनों की श्रेणी में आते हैं। अब ध्यान देना भाई, संतत फलन मतलब x भी संतत है और मॉड ऑफ x भी संतत है, तो दो संतत फलनों का जोड़ बाकी गुणा भाग संतत फलन होता है। लेकिन भाग में ये कंडीशन होती है कि बट्टे वाली राशि जो है वह फलन को जीरो ना बनाए, है ना। बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए ना, अगर जीरो हो जाएगा तो अनंत बना देगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जोड़ बाकी गुणा भाग सब चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बट्टे वाली राशि कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारे चचेरे मौसेरे भाई जो है वो सारे के सारे क्या होंगे, संतत फलन की श्रेणी में ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है जी। अब हम एक और तरफ मूव करते हैं और वो बात करेंगे असंतत फलन, है ना। क्या बात करेंगे, असंतत फलन। असंतत फलन, ठीक है। असंतत फलन मतलब जहां पर फलन कहीं टूट रहा हो, है ना। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण देता हूं, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। महत्तम पूर्णांक फलन अगर आपने क्लास 11 में थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा
तो इसे हम बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। GIF का आपको वक्र आना चाहिए, क्योंकि क्लास 11th में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से यह माना जाता है, ठीक है। GIF का वक्र भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले ये बताऊंगा कि GIF को लिखते कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले f ऑफ x बराबर, आप क्या करो, एक बक्सा बनाओ, उस बक्से में क्या डाल दो, x, है ना। जैसे आपके कोष्टक होते हैं ना, एक छोटा कोष्टक होता है, एक मंझला कोष्टक होता है, एक बड़ा कोष्टक। तो बड़े कोष्टक में यदि x को डाल दोगे तो यह क्या कहलाएगा, यह महत्तम पूर्णांक फलन कहलाएगा, ठीक है जी। अब ये तो बात होगी इसके महत्तम पूर्णांक फलन होने की। अब इसका वक्र क्या होता है, तो सबसे पहले समझिएगा महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा क्या होती है। अगर मैं बोलूं f ऑफ, या फिर डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं, या चलो पहले ले लेते हैं, f ऑफ x बराबर हमारे पास एक महत्तम पूर्णांक फलन है। अगर मैं बात करूं f में 2.1 रखूं, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन 2.1 हमें आंसर देता है 2 के बराबर। देखते जाना, महत्तम पूर्णांक फलन 2.3 हमें आंसर देता है 2 के बराबर। महत्तम पूर्णांक फलन 4.5 हमें आंसर देता है 4 के बराबर। महत्तम पूर्णांक फलन माइनस का 5.5 हमें आंसर देता है -6 के बराबर। और महत्तम पूर्णांक फलन अगर 6 है तो हमें आंसर देगा 6 के बराबर। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास फलन दे रखा है, चाहे वो दशमलव में दे रखा है, ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, कुछ भी हो, तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना है। कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में। तो हम देख सकते हैं, मान लीजिए बिंदु 1 लेता हूं, ये 2 लेता हूं, 3, यहाँ पर -1, -2 और -3। अब समझना, ये अपना बिंदु 0 से 1 के बीच में कुछ भी आएगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 से 1 के बीच में कुछ भी आएगा तो आंसर कितना आएगा, अपने पास 0 आएगा। बात समझ आ रही। 0 का मतलब क्या होगा, ये पूरी की पूरी लाइन, ठीक है, जिसमें 1 सम्मिलित नहीं होगा। 1 पर आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये लाइनें y बराबर 0 को निरूपित कर रही है, y बराबर 1 को निरूपित कर रही है, y बराबर 2 को, ये y बराबर -1 को, ये y बराबर -2 को। आप ऐसे ही तो बोलते हो, y बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर -1 और ये y बराबर -2, है ना। ये आपके पास क्या है, -1। इसको समझना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा तो बहुत ज्यादा आनंद आएगा। देखिएगा, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में मतलब 1.1, 1.2, 1.3 जितने भी होंगे, आपको आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये आपका वक्र बनेगा। 2 से 3, अब सुनिएगा, यहां पर 2 सम्मिलित नहीं होगा। 2 से 3 के बीच में आंसर आपको सदैव 2 मिलेगा। यहाँ 3 सम्मिलित नहीं होगा, फिर ऊपर जाएगा। वैसे ही -1 से 0 के बीच में अगर आपका जो भी होगा तो आंसर आपको कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। -2 से -1 के बीच में माइनस का आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आप देख सकते हो, इस वक्र को बनाने के समय मुझे काफी बार मार्कर से अलग अलग पोजीशन पे ले जाकर के वक्र बनाना पड़ा। तो आप खुद देख सकते हो कि वक्र जगह जगह टूटा हुआ है। x बराबर 0 पे, अब ध्यान देखो, 0 से बड़े की बात करूं तो आंसर 0 आता है, 0 से छोटे की बात करूं तो -1 आता है, और f ऑफ 0 की बात करूं तो 0 आता है। तो आप देख सकते हो कि RHL और LHL खुद आपस में बराबर है ही नहीं। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि लिमिट क्यों ज्ञात करते हैं। तो x बराबर 0 प्लस पे 0 आंसर आ रहा है, 0 माइनस पे -1 आ रहा है, 1 प्लस पे, ध्यान देना, 1 प्लस पे आंसर 1 आ रहा है, 1 माइनस पे आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दिया गया फलन जितने भी पूर्णांक मान है, फिर से सुनना, कोई पूछ ले कि महत्तम पूर्णांक फलन कौन कौन से बिंदुओं पर असंतत होता है, तो सदैव पूर्णांक मानों पर क्या होता है, असंतत फलन होता है। लेकिन अगर मैं कोई 2 पूर्णांकों के बीच की बात करूं ना, तो फलन संतत है। बात समझ में। अगर आपको पूछा जाए 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में संतत है, 2 और 3 के बीच में संतत है, लेकिन अगर हम पूरे प्रांत की बात करें तो प्रत्येक पूर्णांक मान पर यह दिया गया फलन क्या है, असंतत फलन है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम बात करेंगे कि असंतत फलन में त्रिकोणमितीय फलन ले लेते हैं। त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से असंतत होते हैं, त्रिकोणमितीय, है ना। मैंने आपको बताया साइन और कॉस के अलावा सारे के सारे बचे हुए 4, tan x, cot x, sec x और cosec x, है ना। ये सारे के सारे क्या होंगे, असंतत फलन होंगे। इनको हम डिस्कस करेंगे कब, जब क्वेश्चन में इनका कहीं जिक्र होगा, उस समय मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, अन्यथा क्लास 11th में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इनके वक्रों को भी देखा है, इनके प्रांत को भी देखा है, इसके परिसर को भी देखा है। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं और त्रिकोणमितीय फलन। अगर साइन में मैं बोल दूं 1/x और कॉस में अगर मैं बोल दूं 1/x, तो आप देख सकते हो कि x बराबर 0 पर, है ना, मैंने क्या बोला, बट्टे में 0 आते ही हमारा मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि x अगर हमारा 0 हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में यह फलन क्या हो जाएगा, असंतत फलन हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। और 1/x, अगर ओनली 1/x हो तो x बराबर 0 पर क्या होगा, यह असंतत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और एक चीज और देखते हैं, e⁻1/x। मैंने आपको क्या बोला, जब जब बट्टे में x आए और x बराबर 0 आए तो उस बिंदु पर वह क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फलन के सातत्य की बात करी, उसकी किसी बिंदु पर सातत्य को चेक करने की बात करी, अंतराल में चेक करने की बात करी, विवर्त में भी किया, संवर्त में भी किया। कौन कौन से फलन जो साधारणतः हमने पढ़ने को और देखने को मिलते हैं, उनमें से कौन कौन से संतत होते हैं, कौन कौन से असंतत होते हैं, त्रिकोणमिति में कौन से संतत होते हैं, कौन से असंतत होते हैं, और जहां जहां एक बट्टे वाला केस आता है वहां पर हमारा फलन असंतत हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है और सातत्यता को अच्छे से समझा है। ठीक है, आशा करता हूं कि यह नियम, कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरा मैंने जो अभी आज पढ़ा है इस लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसको दोहरान भी कीजिए, वापस रिपीट करके भी देखिए, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें अच्छे से बैठ जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।